राम राम भाइयों सभी को। ये वीडियो है एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। अब काफ़ी कम दिन रह चुके हैं एसबीआई क्लर्क को। मेरी पेपर है 6 को। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरी पेपर है 6 को। ओके। और ये वीडियो है मतलब 2 से 3 दिन के ये प्लान है, जिसमें कि एक दिन आप निकाल कर अगर ये अप्लाई कर सकते हो तो करके देखना। ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा। और अब लास्ट के टाइम पे मॉक्स कैसे देने हैं आपको, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये कि टारगेट कर लो कि इन अभी जो भी 2-3 दिन रह चुके हैं प्री को, अगर जिनके 11-12 को हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम है, और जिनकी ये 5-6 को है तो उनके लिए है ये कि एक दिन आप ऐसा निकालो जिसमें कि मिनिमम 5 या 6 और मैक्स टू मैक्स 8 मॉक आप दो। एनालिसिस में अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इतने मतलब इतने टाइम से तो मॉक लगा ही रहे होगे, तो इतना एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि एनालिसिस में अब मैक्सिमम हाफ एन आवर्स लगते होंगे आपको। ये मैंने मैक्स बोल दिए। कई लोग तो इंक्लूडिंग मी विद इन 10 मिनट्स एनालिसिस कर लेते होंगे। तो बस ये। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब ये मॉक्स को दोगे, कोई भी मॉक आप उठा लेना, अगर उससे जब आप दोगे तो बिल्कुल कामनेस के साथ, मतलब बिल्कुल काम रह कर करना। अगर जैसे एक मॉक दिया, सही मार्क्स नहीं आया, या फिर कोई एक सेक्शन खराब हो गई, तो ये नहीं कि छोड़ दिया, अब वो लगाएंगे नहीं यार, हटाओ अब दूसरी अटेम्प्ट करेंगे, या फिर दूसरी अटेम्प्ट करते हैं यार, रीजनिंग तो इसमें बिल्कुल खराब हो गई, अब क्या ही फायदा ये पूरा देखे। तो ये नहीं, बिल्कुल कामनेस के साथ आप 5 या 6 और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ देना। ट्राई करना मैक्सिमम टाइम देने की एक स्ट्रेटेजी के साथ, जिसे कि आप एग्जाम टाइम में भी फॉलो करोगे, और सेम ही रखना पैटर्न सबको देने की। तो अब बात करते हैं, 3 सेक्शन है हमारे पास, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। तो रीजनिंग आप ट्राई करना, ये 100% बेनिफिशियल होगी। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो पजल और सिटिंग में ट्राई करना है कि सारे पॉसिबिलिटीज एक बार में लो। बट अब इतना एक्सपीरियंस आपके पास हो चुका होगा कि आप अपने इंट्यूशंस के साथ जा सकते हो। मतलब जो भी आपके माइंड में मतलब चल रहा है कि नहीं यार, जैसे दिया है कि कोई पर्सन है, उसके इधर लेफ्ट से थर्ड में या राइट से थर्ड में कोई और दूसरा पर्सन बैठा है, तो आपको अगर मतलब इंट्यूशन आ रही है अंदर से कि ये लेफ्ट में ही बैठा होगा यार मैक्सिमम टाइम, या फिर मैक्सिमम टाइम लेफ्ट में ही होता है ये, तो आप लेफ्ट में डाल दो। हो सकता है पहली बार में ही आपकी सही हो जाए, और काफ़ी टाइम बचती है उससे, काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो मैं मैक्सिमम टाइम इससे जाता हूँ। और वो आप जब मॉक लगाओगे तो हमेशा नहीं, मतलब आपकी इंट्यूशन हमेशा सही नहीं जाएगी, कभी कभी गलत भी जाएगी। बट जब सही जाएगी तो उस टाइम मतलब अंदर से आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, मेरी इंट्यूशन सभी सही काम कर रही है, मैं सारे क्वेश्चंस में आप फिर इंट्यूशन के साथ जा सकते हो। अगर नहीं ये सही काम कर रही है, फिर आप सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक ही टाइम में लेना। तो ये। और दूसरा ये मैं मतलब खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या फिर अनमाइंडफुल नहीं होना है आपको मॉक लगाते टाइम, कि रीजनिंग अच्छी हो गई या फिर 2 पजल लगातार सिर्फ 2 मिनट में, 2.5 मिनट में सॉल्व हो गए, तो होता है कभी कभी कि थोड़ा आप रिलैक्स होकर करने लग जाते हो, तो वो नहीं होना है। या फिर ओवर एक्साइटेड भी, मतलब कि ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं डालना है उस टाइम में, मॉक लगाते टाइम, या फिर रियल एग्जाम टाइम में भी उतने मतलब 100% कंसिस्टेंस भी नहीं चाहिए होती है, वो भी फिर गलत हो जाती है। वो फिर रीजनिंग को खास करके वो इफेक्ट करती है उस टाइम में। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो तो माइंड में आपके ये चलना चाहिए कि एनालिसिस में आपको ज़्यादा टाइम देनी पड़ जाएगी अगर आप कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगर आपके माइंड में ये चलेगी बैकग्राउंड में, बैक में कहीं ना कहीं, कि एनालिसिस में मुझे ज़्यादा टाइम देनी पड़ जाएगी, तो आप ट्राई करोगे उस टाइम में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से हो जाए, और फास्ट हो, और एक्यूरेसी के साथ हो। ठीक है। हाँ। और उन क्वेश्चंस को जो कि अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ज़्यादातर टाइम आप गलत ले सकते हो, इधर मतलब गलत ही होती है आपकी, या फिर सिलॉक्स हो, या फिर कोई भी मिसलेनियस हो, कुछ भी हो, सिंबल वाले हो, जिसमें आपको लगता है कि ये 50% टाइम मेरी गलत होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि गलत भी हो, 50% नहीं 30% भी। तो उन क्वेश्चंस को आप मिसलेनियस में एंड में प्रीफर करना, वरना सीरियल वाइज ही आप क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक जाना। ये रीजनिंग में। और क्वांट में भी सेम है कि गो विद द फ्लो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से इधर, क्योंकि कभी कभी आपको अरिथमेटिक इजियर साइड पर मिलेगी, कभी कभी अरिथमेटिक इजियर साइड पे मिलेगी, और कभी कभी डीआई इजियर साइड पे मिलेगी। पेपर में भी सेम ही रहेगा, हो सकता है मे भी अरिथमेटिक इजियर साइड पे आ जाए, या फिर डीआई इजियर साइड पे आए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से जाना है। अगर स्टार्टिंग में अरिथमेटिक मिले कहीं पे, 1 से स्टार्ट किया, 5th 6th पे अगर अरिथमेटिक मिल गई, वो अगर ईजी है तो उसे लगा लो, और अगर वो डिफिकल्ट लगी, फिर अरिथमेटिक को मतलब 1 मिनट भी अगर आपके वेस्ट हो गया, ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट मेरे वेस्ट हो गया अरिथमेटिक, फिर आप एक काम करना कि सारे में अरिथमेटिक को स्किप करते हुए चलना, जहाँ जहाँ अरिथमेटिक आए स्किप करते हुए, ईजी क्यों ना दिखे फिर भी उसे स्किप कर पहले आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और डीआई वगैरह करके फिर वापस से आप सिंप्लीफिकेशन पे आ सकते हो। और ये जजमेंट आपकी काफ़ी क्विक हो जानी चाहिए कि हाँ यार, अरिथमेटिक को पेपर में टफर साइड पर रखा गया है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए 1 से 2 क्वेश्चन देखकर, या फिर डीआई को टफर साइड पर रखा गया है किसी भी एक। और अगर ये कैलकुलेट आएगी तो फिर अरिथमेटिक 100%, मतलब जिस भी शिफ्ट में कैलकुलेट रहेगी, और ऐसे मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रही होगी कैलकुलेट की, एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल वाले होंगे, तो अरिथमेटिक इजियर साइड पे रहेगी। फिर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो सेम गो विद द फ्लो, और क्वेश्चन छोड़ना सीखना है इसमें। अब तक उम्मीद है सीख चुके होंगे आप लोग भी। बस ये। और पैसेज को छोड़ के किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकना है, मतलब एरर वाले में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलर्स में, कहीं पे भी होता है, मतलब सोचने लग जाते होगे आप। जैसे मैं मेरे साथ भी ये होता है, मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार यहाँ पे
द भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर दो में फिर कन्फ्यूज़न हुआ तो उस टाइम वो टाइम वेस्ट होती है थोड़ी बहुत। इसलिए हम ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है इंग्लिश में। पैसेज में आप टाइम दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम बचा के 6 तो बिल्कुल पैसेज के लिए आप रिजर्व रखना। और एक बार ये ट्राई कर सकते हो आप, जिनके अभी भी इंग्लिश में कम मार्क्स आ रहे हैं, कि आप मतलब आवाज़ थोड़ी तेज़ करके, मतलब कि आपके बगल वाले तक ना पहुँचे बट आपके कान तक पहुँचे आप जो बोल रहे हो वो। तो 100% ये काम करेगी अगर आप आवाज़ थोड़ा तेज़ करके पढ़ोगे और फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाओगे तो मार्क्स आपके ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो ये थी इंग्लिश के लिए। और इतना करने के बाद अगर 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं, इतना करने का मतलब है कि अगर आपने किसी एक दिन 5 से 8 के बीच मॉक्स लगाए तो उसे अगले दिन मैं बता रहा हूँ आपके अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं तो वो +5 +6 ज़रूर होंगे। और सेकेंडली ये तो हो गई मतलब ये जो आपने मॉक्स लगाए उसके लिए। और सेकेंडली मैं ये कहना चाह रहा था कि एग्ज़ाम टाइम पे मॉक में आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 70 आ रहे हैं तो वो +5 +6 होके वो 75 76 80 भी हो सकते हैं वो एग्जाम टाइम पे। क्योंकि एग्जाम टाइम पे 100% हमारी कॉन्शसनेस थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव रहती है मॉक से। कितना भी ट्राई कर लो आप मॉक, मतलब कितना भी सोच लो कि मैंने अपना बेस्ट देना है अभी मॉक में, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल दिमाग कहीं नहीं लेके जाना है, फिर भी मॉक्स में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे अगर 80 भी आए तो वो एग्जाम टाइम में 85 86 मार्क्स आएंगे आपके। ये और मैं अपने मॉक्स के मार्क्स शेयर कर देता हूँ। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा आपके मार्क्स सही नहीं आएंगे घर पे जब आप मॉक्स आओगे, क्योंकि काफ़ी तरह की डिस्टर्बेंस ये वो जो भी रीज़न हो, बट और उससे जज मत कर लेना खुद को, मॉक के एनालिसिस से जज करना कि यार मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, इसको इतने टाइम में ही कर सकता था। ये होती है असली एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जाके क्वेश्चन लगा रहे हो जो गलत हुई या फिर जो भी मिस हुई वो लगा लिया एनालिसिस होगी, नहीं। एनालिसिस ये होगी कि मैं इसमें 10 क्वेश्चंस और कर सकता था और इस क्वेश्चंस को मैं इतने ही टाइम में कर सकता था, ये एनालिसिस। और वही आपका असली है। मतलब अगर आपके एनालिसिस के बाद आपको पता चल रहा है कि मैं +11 मार्क्स और लेके इसमें आ सकता था, तो फिर आप आओ इस पर, जो एनालिसिस दे रखी होती है इन्होंने इस पर मॉक्स में, वो उस एनालिसिस पे आओ। अपने मार्क्स को, अगर आपके 70 मार्क्स आए हैं तो इसे +11 81 कर लो, और 81 पे जाके देखो आपके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं। 81 पे आपके जितने भी परसेंटाइल बन रहे हैं वो आपके असली परसेंटाइल है, वो आप वहाँ पे स्टैंड करते हो। इस तरह से आप खुद को मोटिवेट भी कर सकते हो और रीजनेबल है, ये सही भी यही है। आप देखना एग्जाम टाइम में 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं मॉक्स के मार्क्स शेयर कर दे रहा हूँ। ये मैंने 1 से स्टार्ट किया था, ये ओली बोर्ड पे मैंने दिया तो 71.25, ये एडवांस लेवल की थी, इसमें भी 68 ही है, परसेंटाइल भी कुछ खास नहीं है। 82.25 75.50 और ये लास्ट 683, बट अभी मैंने लास्ट दिया ये एडवांस वाली 5वीं, तो इसमें मेरे परसेंटाइल अभी 98.5 बने। और इसमें ये तो मैंने शायद एक बार बताया, तो ये मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अटेम्प्ट कैसे। और ये कुछ मैंने प्रैक्टिस मॉक पे दे रखे हैं 72 78.50 68 और लास्ट है मेरे 76.75, परसेंटाइल उतनी ठीक ठाक है ये है। और टेक्स्ट बुक मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि टेक्स्ट बुक की भी लेवल अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो टेक्स्ट बुक भी मैंने लिया। ये देख रहे हो, ये मतलब ये किस मूड पे मैंने दिया होगा कि 63 आया, मतलब क्या क्या भड़क चल रही थी माइंड में उस टाइम। फिर 75.5, फिर 75.5, बट एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे मार्क्स इतने बढ़ सकते थे या फिर इतने मार्क्स मेरे और आ सकते थे, तो आप वो करना। जैसे यहाँ पे मैं ओलिव में ये फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है, जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसमें मेरे 98.5 परसेंटाइल आए हैं, लेकिन इंग्लिश में मैं मैथ क्वांट में मैं 2 और क्वेश्चन कर सकता था और इंग्लिश में मेरे 2 और सही हो सकते थे, वो गलत हुए वो रीअरेंजमेंट वाले, तो 3 मार्क्स और मेरे बढ़ सकते थे, तो मैं परसेंटाइल पे आऊँगा। बढ़ सकते थे नहीं, मतलब ये भी नहीं कि हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में भी वो गलती हो जाए मेरे से, तो मैं देखूंगा 92 पे मेरे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, मैं अपनी परसेंटाइल उसी को मानूंगा कि हाँ मेरी परसेंटाइल इतनी ही है, क्योंकि उस टाइम में आपकी कंसिस्टेंस रहेगी वहाँ पे 100% एग्जाम टाइम में, जो कि अभी नहीं भी हो। तो बस यही था और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सही चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और 30 से 40 दिन और उसके बाद मेंस भी हो जाएगी इसकी, तो टारगेट मेंस को ही लेकर चलना है। और भाई करंट अफेयर्स जनवरी अब आ चुकी है, तो जनवरी वाली तो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि हर टीचर जिन्होंने करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो भी करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दो 1 जनवरी से करना। क्योंकि और कहीं से भी आप करो, हर टीचर आपको अगर कुछ भी मतलब रिलेटेड आया, जैसे एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, इसके बारे में अभी मैं पढ़ रहा था, ये इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट होती है, तो फिर इससे रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ उसमें बताई जाएगी कि और कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में होती है। फिर ये है डेजर्ट ईगल, ओके डेजर्ट ईगल है ये, और ईगल फर्स्ट टाइम में ओनली ईगल, मतलब डेजर्ट वेजर्ट कुछ नहीं, इस टाइप का कुछ है। ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, मतलब आगे पीछे का, अगर यूपी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई तो यूपी में रिसेंट में भी जो भी कुछ हुआ है पीछे के, वो सारा कुछ रिपीट करवाया जाएगा। तो आप अगर अभी से सोच लो 1 जनवरी से अगर 21-22 जनवरी तक
25 जनवरी तक अगर हमारी रिजल्ट आई तो ये 10-15 दिन भी अगर आपने जीए किए रेगुलर, तो आप मतलब कितना कुछ एक्स्ट्रा आपके पास पहले से ही रहेगा। फिर आपको मतलब उस टाइम में अगर आप मतलब प्री के रिजल्ट का जो लोग वेट करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, या फिर जिन्होंने अब तक जीए स्टार्ट नहीं किया उनके लिए है कि आप अभी से डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दो। आप काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, और फरवरी फर्स्ट वीक में, क्योंकि शायद मेंस होगी। तो बस इतना ही था, बाकी सब सही है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।